हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपेगेशन को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो स्केचिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर होगा। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स का यूज़ किया लाइक स्केचिंग। तो सबसे पहले हम स्केचिंग की बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्केचिंग किस टाइप से होती है। तो स्केचिंग का बेसिक सिंपल सा मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो स्केचिंग का मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन चेंज होगी, उसको हम बोलते हैं स्केचिंग। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन चेंज कैसी होगी। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एटम आयन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है या टकराती है, तो टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन में जब चेंज होता है उसको हम बोलते हैं स्केचिंग। ठीक है, अब स्केचिंग बेसिकली दो टाइप से होती है हमारे पास, इलास्टिक स्केचिंग और इन इलास्टिक स्केचिंग। इलास्टिक स्केचिंग में क्या होगा, अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी अगर सेम होता है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्केचिंग। अगर सेम नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक स्केचिंग। समझने के लिए हमने मान लिया हमारे पास ये एक एटम है और इस एटम के ऊपर हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट करवाया। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एटम के साथ इंटरेक्ट करेगी तो इंटरेक्ट करने के बाद इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर इस स्कैटर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी और इस इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी अगर सेम रहता है तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक स्केचिंग। अगर ये सेम नहीं रहता है तो उसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक स्केचिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्केचिंग किस टाइप से होगी। तो हमने मान लिया हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट करवाया। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगी, इंटरेक्ट करने के बाद इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्कैटर्ड हो जाएगी। हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में ये जो एरिया है, ये जो एरिया हम यहाँ पे लेके चले हैं, इस एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हुई है और ये डायरेक्शन हमने मान लिया जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही थी। ये हमने मान लिया वाई डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो एरिया हम यहाँ पे लेके चले हैं, ये जो एरिया होगा, ये एरिया हमने बोल दिया डी ए और ये बोल दिया ओरिजिन। ओरिजिन से इस पॉइंट की जो दूरी है ये हमने एक एफ पॉइंट बोल दिया। ठीक है, फील्ड पॉइंट बोलते हैं हम इसको। और इसकी ओ से एफ की जो दूरी है वो हम यहाँ पे आर लेके चलेंगे। और ये जो एंगल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है, कितना स्केटर्ड हुई है, उसको हम मेजर करते हैं फाई से। समटाइम थीटा से भी मेजर किया जाता है। फाई क्या है यहाँ पे, स्केटरिंग एंगल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पाथ तो ये था, इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराई तो टकराने के बाद इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्कैटर्ड होगी। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे डी ओमेगा, सॉलिड एंगल। ठीक है, और यहाँ पे हम पीछे एक डिटेक्टर लगा देंगे। डिटेक्टर की हेल्प से हमें ये पता लगता रहेगा कि कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुई है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में ही स्कैटर्ड हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चारों डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम और इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं स्केचिंग के ऊपर, और जो स्केचिंग, इलास्टिक स्केचिंग और इन इलास्टिक स्केचिंग, साथ में आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक, और डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन और टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आप वो सब डीपली पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इनको फॉर्मूला यूज करेंगे कि डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है। डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन को हम ओमेगा सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्कैटर्ड पर यूनिट सॉलिड एंगल। मतलब ये जो सॉलिड एंगल है, इस सॉलिड एंगल में पर यूनिट कितनी एनर्जी या कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्कैटर्ड हुई है, डिवाइड बाय होगा जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका फ्लक्स क्या है। ठीक है, पर यूनिट कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर इंसिडेंट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एस एस डिवाइड बाई एस आई इंटू में आर स्क्वायर। एस एस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी स्कैटर्ड पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एस आई है ये इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। उसके बाद ये निकालने के बाद हमें निकालना होगा टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन। टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा। तो हमारे पास टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन को हम डिनोट करेंगे सिग्मा टी से, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे सिग्मा ओमेगा और साथ में डी ओमेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रख के चलने हैं, इस टॉपिक के अंदर यूज होंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि स्केचिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एग्जाम में आए तो उसको किस टाइप से लिखना है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सबसे पहले थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वेव हमारी जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। इस टाइप से हम इसके अंदर कुछ लेके चलेंगे। तो हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी एक मीडियम के अंदर से पास किया। मीडियम में क्या होंगे, बहुत सारे न्यूट्रल, ये हमने एक मीडियम से मान लिया, ठीक है। इस मीडियम के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे न्यूट्रल एटम होंगे, और इस मीडियम के अंदर से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास किया। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मीडियम के अंदर पास की जाएगी, तो इस मीडियम के अंदर एक एटॉमिक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि एक एटॉमिक डाइपोल कैसे क्रिएट होगा। सपोज दैट हमने मान लिया एक एटम है, इस एटम के ऊपर हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट की। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एटम के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कुछ एनर्जी होगी। उस एनर्जी को ये एटम एब्जॉर्ब कर लेगा, गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला जाएगा, एक तरफ पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक एटॉमिक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एटॉमिक डाइपोल किसके कारण से क्रिएट हुआ है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हाँ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस मीडियम के अंदर एक एटॉमिक डाइपोल क्रिएट हुआ है। अब एटॉमिक डाइपोल क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी इंड्यूस होगा। अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को हम वैसे पी से लेके चलते हैं, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है और डिवाइड बाय इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, एलिमेंट्री में आपने पढ़ा था P इक्वल टू, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, Q इंटू 2a इनके बीच की डिस्टेंस होती है। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसको हम लेके चलेंगे x, और चार्ज कितना है यहाँ पे E। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, Ex हो जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर एरो आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बता रखा, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास थ्रू ए मीडियम द एटॉमिक डाइपोल आर क्रिएट इन द मीडियम ड्यू टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई ऑफ न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और उस मीडियम के अंदर एक एटॉमिक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्रिएट किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण एटॉमिक डाइपोल क्रिएट होगा। दस ए डाइपोल मोमेंट इंड्यूस इन द एटम, और या मीडियम, उस एटम या उस मीडियम के अंदर एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी अभी बताया है, क्या हो जाएगा, एक्स क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है उस इलेक्ट्रॉन का। अब ये जो डाइपोल क्रिएट हुआ है उस मीडियम के अंदर, तो इस डाइपोल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जीक्यूट होंगे। फोर्स कैसे, कौन कौन से एग्जीक्यूट होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल था, ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे E अप्लाई कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रख रखा है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कैपिटल E, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा E। तो पहला फोर्स लगेगा यहाँ पे ये। तो दस ये एटॉमिक डाइपोल एग्जीक्यूट फोर्स वाइब्रेशन अंडर द एक्शन ऑफ ऑक्सिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट वेव। अब ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस एटॉमिक डाइपोल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के कारण ये जो एटॉमिक डाइपोल है वो वाइब्रेट भी करेगा, वो ऑक्सिलेट भी करेगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो कितना लगेगा, E। ये अभी हमने बताया किस टाइप से लगेगा। और E क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो सेकंड जो फोर्स है वो कौन सा लगेगा, लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। द इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने स्प्रिंग में पढ़ा होगा, स्प्रिंग के केस में इस टाइप से लेके चलते हैं। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, जितना ज़्यादा मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ उतना ही ज़्यादा ये कंप्रेस होता है, उतना ही ज़्यादा ये एक्सपेंड होगा। मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के, इसका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे ही यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस किया जाता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। हम यहाँ पे कांस्टेंट KR लेके चलते हैं। ये जो K है वो नेगेटिव लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे लेके चलेंगे F इक्वल टू -KR, ठीक है। ये लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स के कारण से फोर्स लगा। तीसरा जो फोर्स लगेगा, अब जो एटॉमिक डाइपोल है उसके ऊपर कुछ ना कुछ डैम्पिंग और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और डैम्पिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी वेलोसिटी के, FD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dr/dt। dr/dt क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आएगा। कॉन्स्टेंट क्या जाएगा, FD इक्वल टू, ये हम B एक कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे यहाँ पे, B dr/dt।
dt। ठीक है, और ये भी नेगेटिव लेके चलेंगे, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, दैट्स वाई ये भी हम नेगेटिव लेके चलेंगे। अब टोटल कितने फोर्स लगे हैं उस एटॉमिक डाइपोल के ऊपर, तो हम एक बार वो फोर्स देख लेते हैं। पहला जो फोर्स लगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगा ई, दूसरा जो फोर्स लगा उसके ऊपर वो कितना लगा -kr जो लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स के कारण लगा, तीसरा जो फोर्स है वो p/dt, ये टोटल फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है वो 80% मिलता जुलता है किसी डिस्पर्जन इन गैस वाले टॉपिक से। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर रखी है, वो टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो टॉपिक पहले देख सकते हैं। ये टॉपिक करने से पहले उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ये टॉपिक भी 16 मार्क्स के अंदर आता है, वो टॉपिक भी 16 मार्क्स के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियस इज वेरी हैवी, वी मे एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन कुड बी सेट पीरियोडिक मोशन बाय द फील्ड। अब हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, ये जो एटॉमिक डाइपोल क्रिएट हुआ है मीडियम के अंदर, ये एटम है, ये एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस होके आया है, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में जो न्यूक्लियस का मास है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। हैवी होने के कारण हम ये लेके चलेंगे, ये जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट में है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक वाइब्रेशन के अंदर मूव कर रहा है या ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, तो द पीरियोडिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी टर्न इनटू gives rise to dipole radiation as known as scattered radiation। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एटॉमिक डाइपोल है, ये एक एटॉमिक डाइपोल इस टाइप से, अब ये जो एटॉमिक डाइपोल है वो ऑक्सीलेट कर रहा है, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स है। मतलब बेसिकली दो टाइप से हमारे पास वाइब्रेशन होती है, कपल्ड वाइब्रेशन होती है, डीकपल्ड वाइब्रेशन होती है। कपल्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, दोनों एटम इस टाइप से वाइब्रेट करते हैं, और डीकपल्ड वाइब्रेशन में एक एटम अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स होगा, दूसरा एटम वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पे डीकपल्ड टाइप की वाइब्रेशन होगी, मतलब न्यूक्लियस अपनी जगह रेस्ट पे है, जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, मतलब चार्ज पार्टिकल किस में है, मोशन में है। और हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर होता है या कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है या फिर वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है। ठीक है, और ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में कि कोई भी एक एटॉमिक डाइपोल जब वो ऑक्सीलेट करता है तो ऑक्सीलेट करते टाइम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमेशा इमिट करेगा। ये हम ऑलरेडी सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर, उसका रिजल्ट भी हम यहाँ पे यूज करेंगे एक जगह। तो यहाँ पे यही बता रखा था पीरियोडिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन का जो पीरियोडिक मोशन है टर्न गिव राइज टू डाइपोल रेडिएशन। अब वो क्या देगा, जब वो ऑक्सीलेट करेगा या वाइब्रेट करेगा या जब वो पीरियोडिक मोशन के अंदर होगा तो वो कुछ ना कुछ डाइपोल रेडिएशन देगा या फिर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो कौन कौन से फोर्स लगे, पहला जो फोर्स लगेगा वो ई लगेगा, दूसरा जो फोर्स लगेगा वो -kr जो लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स है, तीसरा हमने देखा डैम्पिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो तीनों के तीनों जो फोर्स हैं वो कहाँ से आए हैं, डिस्पर्जन इन गैस से आए हैं। ये कुछ पॉइंट इसके अंदर ऐड नहीं करने हैं आपको, लाइक यहाँ पे ये जो तीन फोर्स हमने जो निकाले हैं, पहला जो फोर्स लगेगा ई, दूसरा जो फोर्स लगेगा लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स और तीसरा डैम्पिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये पॉइंट अगर एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो आपको ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज करके चल रहे हैं। ये कि पीछे वाले टॉपिक का है डिस्पर्जन इन गैस का, और उसका रिजल्ट हमने यहाँ पे ले रखा है। हमने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज किया। तो जो टोटल फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो देखते हैं। तो फर्स्ट फोर्स ये लगा, सेकंड ये लगा, थर्ड ये लगा। टोटल फोर्स की बात करें तो मैं तीनों को ऐड कर दूँ तो टोटल फोर्स हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F = ma। अब एक ही जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक ही जगह लिख सकते हैं d²r/dt²। ये क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है। दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे इस एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, md²r/dt²। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, ये जो kr है और bdr/dt है, इसको उठा के इक्वल टू की साइड से उस तरफ लेके चले जाएंगे, इस तरफ रखेंगे सिर्फ ई। तो ई तो हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, md²r/dt²। ये एज इट इज, ये वाली टर्म इस तरफ माइनस की थी, उस तरफ जाके प्लस की हो जाएगी, सेम ये टर्म प्लस की हो जाएगी। अब बोथ साइड इस तरफ भी और इस तरफ भी हम m से डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में m आ जाएगा, यहाँ पे m आएगा, इस m से m कैंसिल, यहाँ पे m आ जाएगा और यहाँ पे भी k/m आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के बाद हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये जो b/m है इसकी जगह हम g पुट कर देंगे, ठीक है, और जो k/m है इसकी जगह हम पुट कर देंगे ω0²। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेंगे। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ये ω0 की वैल्यू पुट कर दी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1।
अब हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं जो हम किसी एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कर रहे हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट है और उसका जो वो जेड डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रिक वेक्टर एक्स डायरेक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट कर रही है, ये हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ई नॉट e की पावर आयटा के आर माइनस आयटा ओमेगा टी, माइनस आयटा इसमें से कॉमन निकाल लूंगा, माइनस आयटा कॉमन निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई नॉट एज इट इज, माइनस आयटा कॉमन निकाल लिया, ओमेगा टी हमने पहले लिख दिया, ये टर्म माइनस में हो जाएगी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने आर की जगह जेड लिख दिया है क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जेड डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट कर रही है, दैट्स वाई आर को हमने जेड से रिप्लेस कर दिया है। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे। ई की जगह ई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, ये वाली वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे और ये जो आर है इस आर को रिप्लेस कर देंगे एक्स से रिप्लेस करने का रीजन क्या होगा ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर है, तो जहाँ पे भी हमें आर मिलेगा वहाँ पे हम उसको एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद, ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, बाकी सेम एज इट इज है और जहाँ पे ई था उसकी जगह हमने ये वाली टर्म पुट कर दी, जहाँ पे आपको आर दिखे वहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्स, ठीक है, यहाँ पे भी हम x लेके चलेंगे। अब इसका जो सॉल्यूशन है, ये जो हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसका जो एक सॉल्यूशन होता है वो ऐसे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन इस टॉपिक के अंदर नहीं है। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं जो डिस्पर्जन इन गैस वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम सेम एज इट इज डिटो यही इक्वेशन निकालते हैं, सिर्फ ए की वैल्यू में वहाँ पर डिफरेंस होता है। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली हम दो टाइप से करते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से इसका सॉल्यूशन होता है, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और बाकी की टर्म लेके चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगलेक्ट कर दें तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी और इसके इक्वल में आ जाएगा जीरो। अब एक चीज़ और बता दूं मैं, एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसका सॉल्यूशन आपको करके नहीं बताना है, डायरेक्ट आपको इसका रिजल्ट याद करना है, ठीक है, और डायरेक्ट रिजल्ट लिख के इसको आप आगे सोल्व करोगे। और इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो अभी आ जाएगा, मैं आपको एक बार इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ किस टाइप से होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो सॉल्यूशन है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगलेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी, यहाँ पे जहाँ पे आपको आर दिख रहा है उसकी जगह हम एक्स लेके चलेंगे इस टाइप से। तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें, इस इक्वेशन में जो x है इस x का हम एक सॉल्यूशन लेके चलेंगे। सॉल्यूशन हमने क्या मान लिया, a e की पावर अल्फा t हमने सॉल्यूशन मान लिया। हमें वैल्यू क्या चाहिए, dx बाई dt की वैल्यू चाहिए, तो इस x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx बाई dt आ जाएगा। उसके बाद अगेन इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर आ जाएगा। ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब पूरी इक्वेशन में a e की पावर अल्फा t कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे। अब या तो a e की पावर अल्फा टी जीरो के इक्वल होगा या फिर ये बाकी की जो टर्म है वो जीरो की इक्वल होगी। a e की पावर अल्फा टी जीरो की इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो की इक्वल हो गया तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेके चले हैं वही गलत हो जाएगा। तो जो बाकी की टर्म बचेगी, यहाँ से अल्फा स्क्वायर बचेगा, यहाँ से g बच जाएगा, यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर बच जाएगा, ये यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, g/2 प्लस माइनस जी स्क्वायर बाई 4 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ पे हम ये लेके चलेंगे, जो डैम्पिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है और डैम्पिंग स्मॉल होने के कारण ये वाला जो फैक्टर है वो हम बहुत ज़्यादा बड़ा लेके चलेंगे और ये फैक्टर हम बहुत ज़्यादा स्मॉल लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो ओमेगा नॉट स्क्वायर है इसको प्लस का लिखा है, इसको माइनस का लिखा है। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है, ये अल्फा की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी इस इक्वेशन नंबर स्टार में और हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन आ जाएगा इसका, और इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद ये सोल्यूशन आ जाएगा आर का, ठीक है। ये तो था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रेशन से सेम एज इट इज ऐसे ही हम जो एक्स है उस एक्स का एक सोल्यूशन लेके चलेंगे। एक्स का सोल्यूशन हमने ये लिया, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx बाई dt की, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt की वैल्यू आ जाएगी, उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सब वैल्यू को फिर यहाँ पे पुट किया जाएगा। पुट करने के बाद सेम एज इट इज ये कि ये स्टेप हमारे यहाँ चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है वो x की है,
ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे थी, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आया उन दोनों को ऐड करके आएगा। पर जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हम ये वाली जो टर्म है इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करने का रीजन क्या है, हम यहाँ पे रीजन ये लिख के चलेंगे कि जो डैम्पिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, दैट्स वाई ये टर्म क्या कर दी जाएगी, नेगलेक्ट कर दी जाएगी, जीरो कर दिया जाएगा इस टर्म को। जैसे ही जीरो करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी और ओनली ऑन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास बचेगा। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आएगा हमारे पास सोल्व करने के बाद, x इक्वल टू ई पाई एम ई नोट ई की पावर माइनस आइटा हमने कॉमन ले रखा, डिवाइड बाई ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आइटा जी ओमेगा, ये वाली टर्म हमें मिलेगी। x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये जो टर्म है ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आई जी ओमेगा, इस टर्म को हम इसे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और इसको डिवाइड भी करवा देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास टर्म आ जाएगी ये। ठीक है, बाकी का सेम एज इट इज नीचे हमने स्क्वायर कर दिया। जो नीचे आइटा भी था, आइटा का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 माइनस पहले से ही था तो ये प्लस का हो जाएगा और ऊपर ये टर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ई बाई एम ई नोट ई की पावर, ये वाली टर्म तो हमने यहाँ पे बाहर निकाल ली। ठीक है, और अंदर क्या किया, अंदर हमारे पास ये जो ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इस रियल पार्ट को हम अलग लिख लेंगे और जो आइटा ओमेगा टी है इमेजिनरी पार्ट, इसको अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पे नीचे ये वाली टर्म भी आएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इस कंप्लीट की पावर क्या लेके चलेंगे, हाफ। मतलब यहाँ पे हम इस टोटल पावर कितना लेके चलें, इस टोटल की पावर 1 है, इस टोटल की पावर 1 है तो हाफ पावर हमने बाहर लिख ली और हाफ पावर हम अंदर लिखेंगे। मतलब हमारे पास 1/2 है, इस 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 तो हमने बाहर निकाल लिया और 1/√2 हमने अंदर लिख लिया। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे इसकी जो हाफ पावर है उसको बाहर लिख लिया और जो हाफ पावर है उसको अंदर लिख लिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास पावर 1 आ जाएगी इसकी। तो जो ओमेगा नोट्स के रियल पार्ट के नीचे ये वाली टर्म एज इट इज आएगी, ये वाली जो टर्म है इस रियल पार्ट के नीचे एज इट इज आएगी। जो आइटा ओमेगा जी है इसके पार्ट भी, इसके नीचे भी ये टर्म एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी और उसकी भी पावर कितना होगी, यहाँ पे जो आएगा उसकी पावर भी 1/2 और यहाँ पे जो आएगा उसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो रियल पार्ट वाली जो टर्म है इसको हम पुट कर देंगे कोस डेल्टा और ये वाली जो टर्म है इसको पुट कर देंगे साइन डेल्टा। ओमेगा जी और डिवाइड बाई ये जो टर्म है इसको साइन डेल्टा पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बहुत बड़ा होता है पर हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे यहाँ पे। इसका ये जो सॉल्यूशन होता है कोस डेल्टा प्लस आइटा साइन डेल्टा, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे ई की पावर आइटा डेल्टा। ठीक है, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ई की पावर आइटा डेल्टा, बाकी की जो टर्म है वो एज इट इज। अब यहाँ पे दोनों के बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगे, आइटा इसमें भी आइटा माइनस आइटा हम यहाँ से भी कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली टर्म आ जाएगी, बाकी की जो टर्म है वो एज इट इज। तो ये हमने यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू ई एक्स, ई क्या है चार्ज है और x क्या है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, पुट करेंगे तो बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो e है इस e की जगह क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डाइपोल मोमेंट की। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है ये वाली जो टर्म है इस टर्म को जो सर्कल किया है इस टर्म को हम पी नोट पुट कर देंगे और बाकी की जो टर्म है वो एज इट इज रहने देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही किया है, बाकी की जो इक्वल टू पी, वो जो कंप्लीट टर्म है ये वाली जो टर्म है इसको हमने पी नोट पुट कर दिया और बाकी की जो टर्म है वो एज इट इज रखी। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया पी नोट की वैल्यू। अब हम यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे। हमने सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक पढ़ा था ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल और वहाँ पे हमने निकाला था पर सेकंड एक एटॉमिक डाइपोल कितना एनर्जी, एक एटॉमिक डाइपोल जब ऑक्सीलेट करता है तो पर सेकंड वो कितना एनर्जी को रेडिएट करता है। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से आपको ये टॉपिक मिलेगा और इस टॉपिक की खास बात ये है, ये टॉपिक भी लास्ट टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो द एवरेज एनर्जी रेडिएट पर सेकंड पर यूनिट एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन बाय द ऑक्सीलेटिंग डाइपोल, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा की पावर 4 और मोड ऑफ पी नोट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 8 पाई सी की पावर क्यूब और आर स्क्वायर। अब करना क्या है, यहाँ पे ये जो पी नोट की वैल्यू आई है ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो इस पी नोट का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये जो 1/2 पावर है ये तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसकी पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कंप्लीट तो ई की पावर 4 हो जाएगी, एम की पावर 2 हो जाएगी, ई का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास।
तो नेक्स्ट स्टेप में यही किया है, जो नीचे की जो टर्म थी वो एज इट इज़ और पी नोट की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एज इट इज़, ओमेगा की पावर 4 यहाँ पे एज इट इज़, ये वाली टर्म 8 पाई सी की पावर क्यूब आर स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया। बाकी की जो टर्म है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ए की पावर 4 यहाँ पे हमने ये जो स्क्वायर है वो खोल के यहाँ पे लिख दिया। अब ये आती है हमारे पास एस की वैल्यू, मतलब हमने ये निकाल लिया कि पर यूनिट पर सेकंड में उस सॉलिड एंगल में कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है या कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस पर्टिकुलर एंगल में स्कैटर्ड हो रही है। अब हमने निकालना है इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी। हमने फॉर्मूला क्या लिखा था वहाँ पे, ये फॉर्मूला लिखा था हमने SS/SI। अब SI निकालना रहता है हमारे पास। SI क्या था हमारे पास, इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी, मतलब जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी उसकी फ्लक्स डेंसिटी SI, ये निकालेंगे। अब ये निकालेंगे हम किसकी हेल्प से, जो पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर की हेल्प से हम ये निकालेंगे। अब जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है, अगर डीपली पढ़ना है आपको तो इसके ऊपर हमने एक स्पेशल एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो क्या होगा, SI इक्वल टू E क्रॉस H, ये पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है। और इसको जब सोल्व करेंगे, E की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे H की वैल्यू रखेंगे, वो क्या आ जाएगी 1/2 E नोट H नोट आ जाएगी। और जब H नोट की वैल्यू, और यहाँ पे एक बात और, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे। और जब H नोट की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो SI की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट C ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब या तो ये इसके दो मेथड हैं ये वैल्यू निकालने के। पहला तो है वो बड़ा सिंपल है, या तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट याद करो, ठीक है। अगर डायरेक्ट याद नहीं कर सकते तो हम इसको सोल्व करके भी बता देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो E है, इस E की एक वैल्यू होगी क्या, E नोट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे जो H है, इस H की भी एक वैल्यू होगी H नोट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड। जेड क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। और ये दोनों क्या है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो साइन वाली जो टर्म है, क्रॉस प्रोडक्ट साइन वाली टर्म क्या हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी। और साइन 90 कितना होगा हमारे पास, साइन 91 होगा। तो ये टर्म रह जाएगी। तो यहाँ पे ये जो E और H का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसका और इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे कर ही देते हैं हम। ये हमने लिखा E नोट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड क्रॉस में H नोट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, बीच में क्रॉस का साइन है ये। E नोट और H नोट को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कर देते हैं, E नोट और H नोट को हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर और ओमेगा टी माइनस के जेड, ठीक है। अब एक पॉइंट और रहता है यहाँ पे, हम इसकी जो एवरेज वैल्यू लेके चल पढ़ते हैं, जो इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी, इसकी एवरेज वैल्यू लेके चलेंगे तो यहाँ पे ये साइन आ जाएगा। काफ़ी बुक में ऐसे इसके ऊपर बार भी लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू लेके चलेंगे तो जो कोस स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होगी हमारे पास, कोस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू होती है 1/2 E नोट और H नोट, ये वैल्यू आ जाएगी। यही हमने यहाँ पे निकाल रखा है। E क्रॉस H किसके बराबर निकाल रखा है, 1/2 E नोट और H नोट के बराबर निकाल रखा है। अब ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, ये वाला थोड़ा सा और रहता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है H नोट और E नोट के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। रिलेशन क्या होगा, H नोट इक्वल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन नोट बाय म्यू नोट, और बाहर है E नोट। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे C का, जो C की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/रूट म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। इसको एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, रूट एप्सिलॉन नोट से इसको मल्टीप्लाई करवाया, रूट एप्सिलॉन नोट से इसको डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब एक रूट में एप्सिलॉन नोट यहाँ पे है, दूसरे रूट में एप्सिलॉन नोट यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट एप्सिलॉन हो जाएगा। इसको उठा के इक्वल टू की साइड से उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट C इक्वल टू ये आ जाएगा रूट ऑफ एप्सिलॉन नोट बाय म्यू नोट। तो मतलब एप्सिलॉन नोट बाय म्यू नोट की जगह यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट बाय म्यू नोट है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोट C। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा H इक्वल टू एप्सिलॉन नोट C E नोट, ये वाली वैल्यू आ जाएगी H नोट की जगह। और हमने जो रिजल्ट निकाला था वो रिजल्ट क्या था, 1/2 E नोट H नोट। H नोट की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, H नोट की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू पुट करते ही हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा रहता है, आई होप आप पहले वाला प्रेफर करोगे, इसको याद रख सकते हो आप डायरेक्ट। इसकी जो SI की जो वैल्यू आएगी पॉइंटिंग वेक्टर से वो क्या आएगी 1/2 एप्सिलॉन नोट E नोट का स्क्वायर,
ठीक है। अब हमारे पास SI की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास SS की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम यहाँ से बड़ी आसानी से डिफरेंशियल स्केटिंग क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। और डिफरेंशियल स्केटिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, SS/SI इंटू में R स्क्वायर। SS की वैल्यू है हमारे पास, SI की वैल्यू है, SI की वैल्यू ये है, SS की वैल्यू अभी ये जो आपको इस तरफ देख रही है SS की वैल्यू है। दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, और पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, हमने ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो कंप्लीट SS की है, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो SI की है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो E नोट स्क्वायर यहाँ पे भी है और E नोट स्क्वायर यहाँ पे भी है, इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो 2 है, इस 2 को ये एक कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे E की पावर 4 है, तो यहाँ पे हमने लिखा E का स्क्वायर और उस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, 4 पाई 4 यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, और हमें एक चाहिए एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MC स्क्वायर, इसका कर दिया कंप्लीट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, अरेंज करोगे तो इसका स्क्वायर मिलेगा। बाकी की जो टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख ली, ओमेगा स्क्वायर, एक सेकंड, ओमेगा की पावर 4 यहाँ पे ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे रहा, डिवाइड में जो टर्म थी वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी, और ये जो E नोट और C है ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाली जो कंप्लीट टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इस कंप्लीट टर्म को हम R नोट स्क्वायर पुट कर देंगे, और इसको हम बोलेंगे क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, ये जो कंप्लीट सर्कल जो हमने किया है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, R नोट स्क्वायर पुट करेंगे, बाकी की जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगी। तो जो डिफरेंशियल स्केटिंग क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास ये आ जाएगा, बाकी की जो टर्म है वो सब हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमारे पास यहाँ पे आता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब इसके भी 2 मेथड हैं, या तो हम इसको सोल्व करके निकालें या फिर हम इसको डायरेक्ट याद करें। देखो बड़ा सिंपल है, सोल्व करके निकालना थोड़ा सा लेंथी रहेगा, आपकी 20 या 25 मिनट आराम से लग जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 1 प्लस कोस स्क्वायर 5। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ओमेगा इक्वल टू R नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये टर्म एज इट इज हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली टर्म पुट कर दी। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने डायरेक्ट जो रिजल्ट यूज किया है, ये रिजल्ट आया कहाँ से है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह ये वाली टर्म हमने कहाँ से लिखी और कैसे लिखी। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम का यूज़ करना पड़ेगा। ये हमने मान लिया हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने ये प्लेन पोलराइज लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट की। जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगी, इंटरेक्ट करने के बाद इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे एक सॉलिड एंगल भी बनेगा। तो ये जो स्केचिंग एंगल है वो हमने यहाँ पे थीटा ले लिया, और उसके बाद ये जो अल्फा जो एंगल लिया है, यहाँ पे हमने एक एंगल लिया है अल्फा, जिसको हम पोलराइजेशन एंगल बोलेंगे। और ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो E और R के बीच में जो एंगल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो R है, इस R के बीच में जो एंगल है वो हमने क्या लिया है, थीटा लिया है। ठीक है, तो ये हमने सेंटर O बोल दिया, ये Z एक्सिस है, ये हमने X एक्सिस मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने सेंटर O बोल दिया, ये पॉइंट N, ये M और ये P। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल लेके चलेंगे OMN में हम कोस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी ON/OM, ये वैल्यू आ जाएगी कोस अल्फा की। ठीक है, यहाँ से हम ON की वैल्यू निकाल लेंगे। ON की वैल्यू निकाल लिया, इस M को उठा के OM को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो ON की वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड हम ट्रायंगल लेके चलेंगे यहाँ पे OMP। इस ट्रायंगल के अंदर हम जो कोस फाई है उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। कोस फाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, OM/OP, और OM की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OP। ये OP उस तरफ उठा ले जाएंगे तो ये आ जाएगा OP sin फाई। ठीक है, अब ये जो OM की वैल्यू उठाई है, ये वैल्यू कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। हमें इस OM की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, कोशिश करते हैं इस ON की वैल्यू भी निकाल लें। तो ON की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे ट्रायंगल का यूज करेंगे ONP, यहाँ पे ONP, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे ON की। तो ये जो कोस थीटा है या फिर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ON/OP, और जो OP है, OP O ये रहा और P ये रहा। OP की वैल्यू क्या है, अपने पास R है, तो इस OP की जगह R लिख सकते हैं। ये R उस तरफ जाएगा तो ON की वैल्यू हम अपने पास आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को हमने यहाँ पे ही लिख लिया। ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब जो OM की वैल्यू निकाली है वो भी यहाँ पे पुट कर देंगे। ON की ये वैल्यू निकाली है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी। ON की जगह हमने पुट कर दिया R cos थीटा, OM की जगह हमने पुट कर दिया OP sin थीटा।
ठीक है। ओपी की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, आर है, तो ओपी की जगह हम आर रख देंगे, आर साइन फाई, और ये आ जाएगा कोस अल्फा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है। यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज करेंगे यहाँ पे इस तरफ। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाल रखी है, एक सेकेंड, ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाल रखी है, साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज़ रखेंगे। अब ये जो 1 एज इट इज़, कोस स्क्वायर अल्फा को पहले लिख लिया, और जो साइन स्क्वायर फाई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को फिर से हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज करके। अब अगर प्लेन पोलराइज वेव है, अगर हमारे पास इंसिडेंट वेव प्लेन पोलराइज वेव है, तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर 0 वैल्यू होगी तो ये जो कंप्लीट टर्म है वो किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। अपने पास बचेगा ये कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोस स्क्वायर फाई के बराबर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगर जो पोलराइज वेव नहीं है, अनपोलराइज वेव, अनपोलराइज वेव के केस में क्या होगा, ये जो इक्वेशन नंबर स्टार है ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेने का मतलब या तो इसके ऊपर साइन लगा देंगे, या फिर इसके ऊपर एक तरफ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा देंगे, तो अपने पास आ जाएगी एवरेज। ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, एवरेज इस टर्म का भी एवरेज निकालेंगे। तो जो कोस स्क्वायर अल्फा होता है इसका एवरेज क्या होगा, अपने पास 1/2 होगा। मतलब कोस स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1 माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ये वाली टर्म अपने पास एज इट इज रहेगी, इसमें से जाएगा तो 1/2 रह जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, यही हमने यहाँ पे लिख रखा है इस टर्म के अंदर। ठीक है। अच्छा यही रहेगा, इतनी बड़ी वैल्यू भी नहीं है, आप इस वैल्यू को याद रख सके। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब जो स्कैटरिंग है वो कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मतलब ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट किया। तो यहाँ पे ये जो स्कैटर्ड वेव है, जो स्कैटरिंग हुई, वो कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पैरामीटर है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा यहाँ पे ये जो सॉलिड एंगल बनेगा फाई, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। और तीसरा ये जो स्कैटर्ड है, मतलब जो किस टाइप के सब्सटेंस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकरा के और स्कैटर्ड होकर या इंटरेक्ट करके जाएगी, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे हमें ये तीनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी। स्कैटरिंग डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसको जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा लेके चलें। सेकंड, जो स्कैटरिंग एंगल फाई है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और तीसरा, जो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड किस टाइप का है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे निकालेंगे, हमने यहाँ पे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाला है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा, सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यही निकालेंगे, हम यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाला सिग्मा टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और ये हमने डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाला ही है अभी, और ये हमारे पास ओमेगा टी मतलब सॉलिड एंगल है। तो यहाँ पे हम इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार बोल देते हैं। इस इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर जो सिग्मा ओमेगा की वैल्यू है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की, ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे ये जो सिग्मा ओमेगा है इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। इसकी वैल्यू क्या थी, हमारे पास ये वाली वैल्यू थी। इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में। और जो डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती है हमारे पास, एक तो होती है डी ए बाई आर स्क्वेयर, तो और जो दूसरी जो वैल्यू होती है इसकी वो होती है 2 पाई साइन फाई और डी फाई, ये वैल्यू होती है। हम जो डी ओमेगा की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें साथ में क्या आएगा, डी ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे, ये वाली जो कंप्लीट टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये टर्म बचेगी और साथ में 2 पाई साइन पाई और डी फाई, ठीक है, ये वाली बच जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से लेके पाई तक, और यही हमने यहाँ पे कर रखा है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने बाहर निकाल लिया, और ये जो टर्म है बाकी क्या है हमने इंटीग्रेशन कर दिया 0 से पाई। और ये वाली जो टर्म है इसको सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो 8/3 पाई आएगा। इसको सोल्व करने मत बैठ जाना, काफ़ी लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन है, बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में। डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखना, 8/3 पाई इसका रिजल्ट आएगा। और आगे वाली टर्म एज इट इज़ ये अपने पास आ जाएगा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इस टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इस रिजल्ट की हेल्प से
और ये जो हमने डिफरेंशियल स्केटिंग क्रॉस सेक्शन का जो रिजल्ट निकाला है, इन दोनों रिजल्ट की हेल्प से आगे हम जो थॉमसन स्केटिंग है, रिले स्केटिंग है और रेजोनेंस स्केटिंग, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। अगर इसमें से कुछ भी समझना आया हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली एग्जाम